नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आज हाजिर हूं क्राइम की एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के साथ। ये स्टोरी काफ़ी पेचीदा है, जिसे सुलझाने में पुलिस को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और कैसे कड़ी दर कड़ी जोड़कर एक ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने सुलझाया, ये जानना जो है बहुत अहम है। तो आइए पूरे वाक़ये की शुरुआत करते हैं, बिना कोई देर किए हुए। और जिस तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, जिस तरह से इस मामले का खुलासा हुआ, उसे उसी तरह स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। आप सबसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इसे सुनिएगा। उसकी वजह ये है कि स्टोरी में इतने उतार-चढ़ाव हैं कि अगर थोड़ा भी ध्यान हटा तो शायद ये स्टोरी आपको लगे कि बीच में कुछ बात है वो मिस हो गई या छूट गई। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा पहलू न रह जाए जो मैं आपको ना बताऊँ। बहरहाल, मामला मुंबई के पास का है। मुंबई के पास पिछले साल 26 जुलाई को वसई भोईगांव बीच है। इस वसई भोईगांव बीच में यानी समंदर के किनारे एक काले रंग का बड़ा सा सूटकेस पुलिस को पड़ा हुआ मिला। लोगों ने जब इस सूटकेस को देखा तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, क्योंकि सूटकेस का पानी में पड़ा होना अपने आप में एक अजीब सी बात है। अगर किसी का कोई सामान होता तो वो अपने साथ ले जाता, और बीच में लाकर सूटकेस को फेंकना अपने आप में ये इंडिकेट कर रहा था कि कुछ जो है वो गड़बड़ ज़रूर है। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पर पहुँची, वसई पुलिस, और उसने उस सूटकेस को बरामद किया। और जैसे ही सूटकेस को खोला गया, उस सूटकेस के अंदर से एक महिला की लाश मिली। एक ऐसी लाश जिसका सिर कटा हुआ था, यानी सिर गायब था, सिर्फ धड़ था और धड़ पर कपड़े थे। तो पुलिस ने इसको बरामद किया। बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया और पूरी ताकत लगा दी कि इस लाश की आइडेंटिटी जो है वो पता करे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, जब तक किसी मरने वाले की पहचान नहीं हो पाती है तब तक उसकी तफ्तीश बहुत मुश्किल होती है। उस मर्डर केस को सुलझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आखिर कैसे तफ्तीश होगी अगर मरने वाले की पहचान ही नहीं होगी, तो उसके दोस्तों का, दुश्मनों का पता ही नहीं चलेगा। तो ये मामला बिल्कुल ऐसा ही था और इसे परफेक्ट ब्लाइंड मर्डर कह सकते हैं। बिल्कुल ही जिसे कहते हैं अंधा कत्ल का मामला। बहरहाल, पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और दिन गुजरते रहे, महीने गुजरते रहे और इस तरह से एक लंबा वक्त गुजर गया। तकरीबन साल भर का लंबा वक्त गुजर गया। उधर जाहिर है, अगर किसी की हत्या हुई थी तो ये किसी परिवार की लड़की होगी। कोई मतलब बिल्कुल ही अकेला तो नहीं होता। तो पुलिस इस बात से भी हैरान थी कि इस लड़की के घर वाले या परिवार के लोग भी उसे अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्या ये लाश कहीं बहुत दूर से लाकर यहाँ फेंकी गई है? इस तरह के तमाम सवाल पुलिस के पास थे। पुलिस ने बहुत सारी टीमें बनाई, सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए पुलिस ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार। कोई लीड, कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल रही थी। उधर इस लड़की के जो घर वाले हैं वो बहुत परेशान थे। वो क्या कर रहे थे, बहुत दिनों से इस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो लड़की है, ये एक मैरिड लेडी थी, और इससे बात करने की कोशिश जो है उसके घर के लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे, लेकिन घर वाले जितनी बार फ़ोन करते थे वो फ़ोन स्विच्ड ऑफ मिलता था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैरिड लेडी है, तो उसके ससुराल के लोग भी होंगे, उसका पति भी होगा। तो जब लड़की के घर वाले उसके पति को फ़ोन करते थे तो पति जो है वो रॉन्ग नंबर बताकर फ़ोन काट देता था। घर वाले भी फ़ोन नहीं उठाते थे। तो कुल मिलाकर सारे रास्ते बंद थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब तब की बात है जब देश में कोविड का प्रकोप था और ट्रैवलिंग बहुत आसान काम नहीं था। तो लाश तो खैर मुंबई के पास मिली, जैसा कि मैंने आपको बताया, वसई भोईगांव बीच पर। और ये जो लड़की के घर वाले हैं, ये रहते हैं बेलगाम, कर्नाटका में। तो फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद जब उनसे उनकी अपनी बेटी से बात नहीं हो पाई, तो वो मुंबई आए और मुंबई में नाला सोपारा गए, क्योंकि नाला सोपारा में ही इस लड़की की शादी हुई थी, यानी लड़की का ससुराल जो है वो नाला सोपारा में था। नाला सोपारा में जाने के बाद वो ये देखकर हैरान रह गए कि जहाँ पहले उनकी बेटी का ससुराल हुआ करता था,
वो ससुराल की जो प्रॉपर्टी थी यानी जो मकान था वो बिक चुका था, वहाँ कोई और रह रहा था और इस परिवार के लोग यानी लड़की के जो ससुराल वाले हैं वो कहाँ गए थे इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर आकर घर वालों को बहुत झटका लगा, लड़की के घर वालों को, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ससुराल जाएंगे तो कम से कम बेटी का हालचाल तो मिल ही जाएगा, पता चल जाएगा। मुंबई आने के बाद जब नालासोपारा में ये बात घर वालों को पता चली तो फिर वो पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस के पास पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। अकोल पुलिस स्टेशन है मुंबई में, या मुंबई के सबर्ब में होगा ये एग्जैक्टली। आप लोग जो मुंबई की टोपोग्राफी से ज़्यादा वाकिफ़ हैं प्लीज़ मुझे बताइए भी। तो ये जो अकोल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर लड़की के घर वाले पहुँचे और उन्होंने बताया कि हमारी बेटी जो है वो तकरीबन 1 साल का वक्त हो गया, वो गायब है, वो नहीं मिल रही है हमें और हमने उसके ससुराल वालों से बात करने की कोशिश की, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ससुराल वाले घर बेचकर गायब हो चुके हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हमारी बेटी कहाँ है, कैसे मिलेगी। तो पुलिस ने फिर थाने में बैठकर ही जो घर वाले हैं उन्होंने एक बार फिर से ये तय किया कि चलो लड़की के पति को जो बार बार फ़ोन काट देता है रॉन्ग नंबर बताकर, उसको एक बार और फ़ोन करते हैं। तो उसको फ़ोन किया गया। तो जब फ़ोन किया गया उसके पति ने एज़ यूजुअल फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद लड़की के रिश्तेदारों ने वो जो दामाद है, दामाद की माँ को यानी लड़की की सास को फ़ोन किया और जब सास को फ़ोन किया तो इत्तेफाक से वो कॉल उस महिला ने उठा लिया और कॉल उठाने के बाद महिला से जब बातचीत की घर के लोगों ने, तो महिला ने ये बता दिया कि वो नालासोपारा की प्रॉपर्टी बेचकर जो है अब मुंब्रा शिफ्ट हो चुके हैं और मुंब्रा में जहाँ वो रहते हैं उसके पास का उन्होंने एक लैंडमार्क भी बताया और वो लैंडमार्क एक मैरिज हॉल का था। एक शादी समारोह वाला जो घर होता है, शादी घर, उसका एक लैंडमार्क था। तो इतनी जानकारी जो है पुलिस स्टेशन में बैठकर लड़की के घर वालों ने ही जुटाई। पुलिस वाले ऑफ कोर्स उनको गाइड कर रहे होंगे, बता रहे होंगे कि इस तरह से फ़ोन करो, ये पूछो। तो जब ये जानकारी मिली तो ये जो लड़की के घर वाले हैं ये और अकोल पुलिस स्टेशन की जो टीम है वो पहुंची मुंब्रा और मुंब्रा पहुंचने के बाद फाइनली उनके घर भी पहुंच गई। घर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जो उनकी बेटी है, अब तो पहचान हो चुकी थी, तो मैं भी आप लोगों को अब नाम बताऊं। जिस लड़की की हत्या हुई थी और जिसकी सिरकटी लाश मिली थी, उस लड़की का नाम था सानिया शेख और जो लड़की को ढूंढते हुए बेलगाम कर्नाटका से मुंबई आए थे, जिन्होंने पुलिस की मदद से इतने दूर तक का पड़ाव पार किया कि लड़की के ससुराल वालों को ढूंढ निकाला, उन सज्जन का नाम है जावेद शेख और वो इस लड़की के रिश्ते में चाचा लगते हैं। तो जब जावेद शेख अपनी बेटी सानिया शेख को ढूंढते हुए मुंब्रा में पहुंचे उसके ससुराल में, तो वहाँ उन्होंने देखा कि सानिया की जो छोटी सी बेटी है वो उस घर में खेल रही है और मौजूद है, लेकिन सानिया वहाँ नहीं थी। तो जब उन्होंने पूछा कि अरे सानिया से 1 साल से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप फ़ोन नहीं उठाते, आप बात नहीं करते, हमारी बेटी कहाँ है? तो सानिया के ससुराल वालों ने बहुत बेरुखा जवाब दिया और ये कहा कि आपकी बेटी का किसी और से अफेयर था सानिया का और वो हमारे यहाँ से तो फ़रार हो गई, घर से फ़रार हो गई। हम किसको मुँह दिखाते, इसीलिए हमने किसी से कोई शिकायत नहीं की, किसी को कुछ नहीं बताया और आइंदा आप भी यहाँ ना आएँ क्योंकि आपकी बेटी अब यहाँ नहीं है। तो ये बात जब पुलिस को पता चली और ऑब्वियसली सानिया के रिश्तेदारों को, जावेद शेख जो उनके चाचा थे, उनको जब ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा झटका सा लगा। अब उन्होंने फिर से ये तय किया कि वो मुंब्रा पुलिस में जाकर जो है इसके बारे में शिकायत करेंगे, क्योंकि सानिया के ससुराल वालों के जवाब से वो बहुत कन्विंस्ड नहीं थे, बहुत संतोषजनक उनको बातें नहीं लग रही थी। तो उन्होंने मुंब्रा पुलिस से इसकी शिकायत की और मुंब्रा पुलिस ने इस सिलसिले में बाकायदा एक एफआईआर दर्ज की इसी साल 29 अगस्त को। आपको एक बार याद दिला दूं, लाश मिली थी पिछले साल 26 जुलाई को सानिया की और इस साल 29 अगस्त को सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके चाचा के कहने पर, उसके चाचा की शिकायत देने के बाद मुंब्रा पुलिस ने दर्ज की। इसके बाद मुंब्रा पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मुंब्रा पुलिस के पास जो तस्वीरें थी उस डेड बॉडी की जो 1 साल पहले मिली थी जुलाई के महीने में, वो तस्वीरें जो है उन्होंने
सानिया के घर वालों को दिखाई, चाचा को दिखाई, कुछ और भी रिश्तेदार तब तक आ गए थे, उनको भी दिखाई। और उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये उनकी बेटी की ही लाश है जो वसई भुईगांव बीच में मिली थी, वहाँ पर काले रंग के सूटकेस के अंदर पैक्ड। हालांकि सिर नहीं था, लेकिन जो कपड़े थे और जो लड़की का जो हुलिया था उसे देखकर, उसकी तस्वीरें देखकर बल्कि सानिया के घर वालों ने पहचान ली कि ये उनकी बेटी की लाश है। अब ये बात कंफर्म हो गई कि वो जो हेडलेस बॉडी मिली थी वो इसी परिवार की बेटी की थी। अब पुलिस ने इस मामले की जांच करने का फैसला किया और पुलिस ने जांच तो अलबत्ता वो पहले से कर रही थी, लेकिन अब चूंकि गुमशुदगी का मामला एक तरह से मर्डर के केस में कन्वर्ट हो चुका था, तो पुलिस के लिए अब ये मामला ज़्यादा सीरियस हो गया। पुलिस ने अब तय किया कि वो हर हाल में जो है कातिलों तक पहुंचेगी और उसने सानिया के पति, जिसका नाम मैं बताता हूं आपको, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, सानिया के पति आसिफ, इसको बुलाया, इससे पूछताछ की और आसिफ के साथ साथ जो सानिया के ससुराल के दूसरे लोग हैं उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। लेकिन सारे लोगों ने पुलिस को वही जवाब दिया कि सानिया जो है शादीशुदा थी और उनके घर, मतलब शादी होकर उनके घर आई थी और उसको एक बेटी भी है, लेकिन वो इतनी गैर जिम्मेदार लड़की थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने किसी और से अफेयर कर लिया और अपने पति को छोड़कर, आसिफ को छोड़कर वो किसी और के साथ फरार हो गई। पुलिस को भी ये बातें बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही थी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ससुराल वालों की, वो भी पुलिस को बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही थी। कहने का मतलब ये कि जब इंसान झूठ बोलता है तो आप सबको पता ही है कि उसे उसके बॉडी लैंग्वेज से ये लग जाता है कि हाँ, ये बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ससुराल वालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उनको लगने लगा कि हाँ, सानिया की गुमशुदगी को लेकर उसके ससुराल के लोग, आसिफ हुआ या जो भी घर के दूसरे लोग थे, वो सारे लोग झूठ बोल रहे थे। लेकिन पुलिस जो है इनको गिरफ्तार करने से पहले थोड़ा और तसल्ली कर लेना चाहती थी। यहाँ पुलिस की जो समझदारी है वो काम आई। पुलिस ने क्या किया था, 1 साल पहले जब वो डेड बॉडी मिली थी, हेडलेस बॉडी, तो उस बॉडी के कुछ बायोलॉजिकल सैंपल जो है वो पुलिस ने अपने पास रख लिए थे। फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने के इरादे से कुछ बॉडी पार्ट्स जो है पुलिस ने अपने पास रख लिए थे प्रिजर्व करके। और वो मुंबई के पास एक जगह है कलीना, जहाँ पर मशहूर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, वहाँ पर उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए वो सैंपल भेजे गए थे। अब जब सानिया के ससुराल वालों का पता चल गया, उसकी बेटी का भी पता चल गया, छोटी सी बेटी का जो रही होगी 5-6 साल की, और उसके पति का भी पता चल गया, तो पुलिस ने गिरफ्तार करने के बजाय आसिफ का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया और साथ ही जो आसिफ और सानिया की छोटी सी बेटी है उसका भी डीएनए सैंपल कलेक्ट किया। और इन तीनों डीएनए सैंपल को मैचिंग के लिए पुलिस ने कलीना के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा। और वहाँ से पुलिस के पास जब रिपोर्ट आई तो पुलिस का शक जो है वो यकीन में तब्दील हो गया। ये लाश सानिया की ही थी, क्योंकि बेटी का डीएनए सैंपल अपनी माँ सानिया से मैच हो रहा था और हस्बैंड का भी डीएनए सैंपल बेटी के डीएनए सैंपल से मैच हो रहा था। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ रही थी और इस तरह से ये लाश जो है ये कंफर्म हो गया कि ये सानिया की ही लाश है। इसके बाद पुलिस ने देर नहीं की, पुलिस ने फिर फौरन उसके पति आसिफ को गिरफ्तार किया और घर के बाकी लोग, जिसमें उसका जेठ है और आसिफ का बहनोई है, आसिफ के पिता यानी सानिया का ससुर है, इन सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किया अपनी बहू के कत्ल के इल्ज़ाम में। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर इन लोगों ने सानिया की हत्या क्यों की और इन लोगों ने सानिया की हत्या कैसे की। इन दोनों सवालों के जवाब जब आप जानेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि ये बहुत ही विभत्स और बहुत ही अजीबोगरीब वजह से की गई हत्या है। हुआ ये कि आसिफ और सानिया की जब शादी हुई, शादी के कुछ साल बाद उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन आसिफ की जो बहन है वो कहीं और शादीशुदा थी, लेकिन उसको कोई बेबी नहीं था, उसे कोई बच्चा नहीं था। और आसिफ और उसके जो घर वाले हैं वो ये चाहते थे कि आसिफ अपनी गुड़िया को, अपनी बेटी को जो है अपनी बहन को पालने के लिए दे दे, दत्तक पुत्री के तौर पर वो पाले, और ये फिर चाहे तो नए बच्चे के लिए कोशिश करें या ना करें, जो भी इनकी प्लानिंग हो, लेकिन बेटी जो है इनकी वो उसको देना चाहते थे। अपने आसिफ का जो परिवार है अपनी बेटी को देना चाहता था। कहने का मतलब ये कि आसिफ अपनी बहन को देना चाहता था।
अब सानिया इसका विरोध कर रही थी। कोई भी माँ अपने कलेजे के टुकड़े को इतनी आसानी से कैसे किसी को दे देगी कि हाँ, ले जाओ पालो क्योंकि तुम चाइल्डलेस हो। तो एक माँ के तौर पर सानिया का इस मामले में मेरे हिसाब से तो कोई कसूर नहीं था। वो विरोध कर रही थी, वो अपनी बच्ची को देना नहीं चाहती थी और तब इन लोगों ने ये तय किया कि वो बच्ची को जो है किसी भी हाल में अ, अपनी बेटी को दे देंगे पालने के लिए, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी काम क्यों ना करना पड़े। और फाइनली उन्होंने सानिया की हत्या की साजिश रची और पूरे परिवार ने मिलकर 21 जुलाई 2021 को अपनी बहू सानिया की हत्या कर दी। ये वो दिन था जब पूरा देश बकरीद मना रहा था। हत्या ऐसे हुई कि पहले ससुराल वालों ने, जिसमें सानिया का पति, जेठ, ससुर और बाकी लोग भी शामिल थे, इन लोगों ने मिलकर पहले सानिया के हाथ पांव बांधे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हत्या करने से पहले इन्होंने उस बच्ची को, जो सानिया की बेटी है, उस बच्ची को पहले ही अपनी उस आंटी के घर, यानी अपनी उस बुआ के घर भेज दिया था, जिसको वो दत्तक पुत्री के तौर पर इस बच्ची को देना चाहते थे, ये कहते हुए कि तुम वहां जाओ, बुआ के घर बकरीद मनाओ। और बच्ची बुआ के घर में थी, माँ यहाँ अकेली थी और इस माँ की पूरे ससुराल वालों ने मिलकर हत्या की। हत्या ऐसे की कि सबसे पहले उन्होंने सानिया के हाथ पांव बांध दिए और हाथ पांव बांधने के बाद एक बड़े से वाटर टब में, पानी के टब में, उस लड़की को, उस महिला को डुबो कर उन्होंने मारा। उसका दम घुट गया पानी में और उसकी मौत हो गई। इसके बाद सबूत छिपाने के लिए या सबूत मिटाने के लिए जो इन्होंने किया वो बहुत ही विभत्स और अनबिलीवेबल है। आप सुनिए कलेजा कड़ा करके। वो ये कि गला काटा पहले सानिया का हत्या कर देने के बाद, और जब गला उसका पति आसिफ काट रहा था, वो वही आसिफ जिसने उससे शादी की थी, निकाह कबूल किया था, वो जब गला काट रहा था तो काटते काटते बीच में उसके हाथ रुक गए और गला काटना सबके बस की बात होती नहीं है, तो वो बेहोश भी हो गया। तो फिर जो आसिफ का पिता है, यानी इस लड़की का ससुर, उसका नाम है हनीफ। हनीफ ने फिर बाकी का काम पूरा किया, यानी अपनी बहू का गला उसने काटा। काटने के बाद आसिफ अपने भाई के साथ मिलकर, जिसका नाम है यासीन, एक टू व्हीलर में एक प्लास्टिक के बैग में उस कटे हुए सिर को रखा और उन्होंने उस सिर को ले जाकर डिस्पोज ऑफ किया, यानी फेंक दिया खानीवाडे क्रीक में। खानीवाडे क्रीक यानी समंदर की एक खाड़ी जो मुंबई के पास ही है, जिस जगह का नाम है खानीवाडे। तो वहां पर फेंका। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो सानिया है उसके चेहरे पर एक तिल था, होठों के ऊपर एक तिल का निशान था। इस परिवार को ये लग रहा था कि चलिए हमने सिर तो काट दिया, धड़ अलग फेंकेंगे, सिर अलग फेंकेंगे, पहचान नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर कहीं सिर किसी को मिल जाए तो भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो इतने शातिर और इतने बर्बर लोग थे कि इन्होंने स्कूप करके, किसी हथियार से काट कर, जो तिल है उसको भी खोद कर उसके चेहरे से निकाल दिया था। सिर तो काटा ही, गला तो काटा ही, उसको डुबोकर मारा ही, तिल तक जो है वो खोद कर निकाल दिया। और वो कटा हुआ, विभत्स तरीके से कटा हुआ सिर जो है, उस सिर को लेकर इन्होंने खानीवाडे क्रीक में जाकर फेंक दिया और वो सिर आज तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। इसके बाद धड़ घर में रखा हुआ था, अब धड़ को निपटाने की बारी थी। तो ये जो आसिफ है, इसका पति, इसने खुद फोन किया अपनी बहन के पति को, उस बहन के पति को जिस बहन को ये अपनी बच्ची को दे देना चाहता था पालने के लिए। उस बहन के पति को फोन किया जिसका नाम है यूसुफ। यूसुफ जो है एक कैब ड्राइवर था। यूसुफ को कहा कि वो कैब लेकर फौरन आ जाए और कुछ काम है। जैसे ही यूसुफ घर आया तो यूसुफ को जो भी झूठ सच इन्होंने बताया, तब तक वो डेड बॉडी जो है बड़े से काले रंग के बैग में ये लोग पैक कर चुके थे। उन्होंने उस डेड बॉडी को उस कैब में रखा, यूसुफ के कैब में, और लेकर चले गए सीधे वसई भुईगांव बीच, जहां पर उन्होंने उस डेड बॉडी को फेंक दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके बाद वो वहां से वापस चले आए। इसके आगे की बात आपको पता है कि डेड बॉडी जो है वो 26 जुलाई को बरामद हुई, मिली। यानी 21 जुलाई को हत्या हुई और 26 जुलाई को वो लाश मिली, सिरकटी लाश। और उसके बाद पुलिस ने इस तफ्तीश को पूरा किया और पूरा करने के बाद फाइनली, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया,
और यासीन जो जेठ है उसको गिरफ्तार किया, हनीफ जो ससुर है उसे गिरफ्तार किया, कैब ड्राइवर यूसुफ को गिरफ्तार किया और भी लोगों को जो भी इस केस में इन्वॉल्व थे उन सबको गिरफ्तार किया। अब आप ये पूछेंगे कि 1 साल का वक्त क्यों लगा? लड़की के घर वाले क्या कर रहे थे जब उनकी अपनी बेटी से बात नहीं हो रही थी? उनको तो पहले रिएक्ट करना चाहिए था। तो लड़की के बारे में मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि समझ में नहीं आता कि ऊपर वाला उनके हिस्से में इतने दुख, इतने गम लिखता क्यों है। ये जो सानिया शेख है, जिस लड़की की हत्या हुई, इसके माँ बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी और इसे बहुत मुश्किल से ये पली बढ़ी। इसे इसके चाचा ने पाला था, जावेद शेख ने, जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। और जावेद शेख जो है वो बेलगाम कर्नाटका के रहने वाले हैं। तो जब उनकी भतीजी, जिसे वो बेटी की तरह पालते थे और शादी किया था मुंबई में, सानिया जब गायब हुई, जब उससे फ़ोन पर बात नहीं हो रही थी, तो पिछले 1 साल से लगातार वो उसके ससुराल वालों से बात कर रहे थे, लेकिन ससुराल वाले फ़ोन काट दे रहे थे। उन दिनों में इसका जो पति है आसिफ, ये दुबई में था और कोविड की वजह से दुबई में ही वो कई महीनों तक फंसा हुआ रहा। वो बार बार फ़ोन काट देता था रॉन्ग नंबर बताकर, और इधर ससुराल वाले फ़ोन नहीं उठाते थे, कोई बात नहीं करते थे। चूँकि कोविड का प्रकोप ज़्यादा था, तो जो सानिया के चाचा हैं, जो उसको पालने वाले पालक हैं बेसिकली, जावेद शेख, वो मुंबई आ नहीं पा रहे थे अपनी बेटी के बारे में पता करने के लिए। और ऑब्वियसली आदमी इतना नेगेटिव तो नहीं सोचता ना कि अगर बेटी से बात नहीं हो पा रही है तो हो सकता है, लोगों को लगता है कि हो सकता है ससुराल वालों की कोई नाराज़गी हो, कोई ऐसी बात हो, हम जाकर इशू को रिजॉल्व करेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। लोग ये थोड़ी सोचते हैं कि हमारी बेटी की हत्या ही कर दी गई होगी। तो हो सकता है जावेद शेख थोड़े मतलब उनको जिसे कहते हैं अंदाज़ा लगाने में भी दिक्कत हुई हो, और रही सही कसर कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मुश्किल हुई, तो इस वजह से वो घर नहीं आ पाए थे मुंबई अपने उसके बेटी के ससुराल। और फाइनली जब ससुराल आए तो फिर ये पूरी कहानी सामने आई, जिसमें पता चला कि उनकी बेटी की हत्या हो गई। और बेटी की हत्या क्यों हुई? क्योंकि वो महिला अपनी छोटी सी बेटी को अपनी ननद को गोद लेने के लिए नहीं देना चाहती थी, यानी अपनी प्यारी गुड़िया को वो खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। और ये जो माँ की ममता है वो उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ गई। बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक कहानी, जिसके बारे में जितनी बार पढ़ रहा हूँ या सोच रहा हूँ उतनी मुझे हैरानी हो रही है और दुख भी हो रहा है। आप लोग इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज की ये क्राइम की कहानी यहीं तक, लेकिन जैसा कि हम लोगों की परिपाटी है, प्लीज़ आप अभी जाइएगा नहीं। मैं जो है अभी पढ़ने वाला हूँ हमारे जो हम मेरी इस स्टोरी पर जो कमेंट्स इससे पहले आए, उन कमेंट्स को भी पढ़ने वाला हूँ और कुछ लोगों के नाम भी मेंशन करने वाला हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस जो है मुझे मिल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं और रैंडमली कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। रमेश राज पहाड़ी जी, इन्होंने काठमांडू से लिखा है कि मैं काठमांडू से हूँ, बहुत स्वागत है आपका। रेहाना सिद्दीकी जी, इनका भी कमेंट आया है पिछली स्टोरी पर। एक आईडी है मेरी मर्जी, इनका भी कमेंट है और इन्होंने लिखा है पिछली स्टोरी के बारे में कि कोई माँ जो है वो बुरा सपना भी आ जाए तो वो उसे नहीं भूलती है, तो कोई माँ अपनी बेटे को कैसे भूल सकती है। असल में पिछली बार जो हमने कहानी सुनाई थी उसमें एक बहू ने अपने पति की हत्या कर दी थी, और उस पति की हत्या के मामले में जो पति की माँ है, यानी जो मर गया जो शख्स उसकी माँ है, उसने अपनी बहू को कातिल के तौर पर पकड़ा था, क्योंकि उसने ये देख लिया था कि घर के सीसीटीवी कैमरे जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऑफ किए गए हैं। तो एक माँ ने एक तरह से मामले को इन्वेस्टिगेट किया था, जिसकी कहानी मैंने सुनाई थी। खैर, अब कुछ और नाम पढ़ता हूँ। अनु वर्जरी, इन्होंने भी लिखा है, हैप्पी पूजा लिखा है, थैंक यू वेरी मच अनु जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। लाखा सिद्धू साहब, सचिन यादव, सतीश काडू, जगजीत सिंह, लिटिल रेनड्रॉप्स, आई एम रेनियन एक आईडी है, पता नहीं मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पाया या नहीं। आकाश जी सर्वगोड़ और नंद कुमार सिंह, सुनीता धर, संदीप बिश्नोई, राम स्वरूप बिश्नोई। संदीप जी ने बहुत तल्ख कमेंट किया है, इतनी भी क्या नाराज़गी है संदीप भाई। अनिल वसावा, इन्होंने भी कमेंट किया है। शेषराम चौधरी, जुनैद अहमद, पीस एंड पीक्स के नाम से एक आईडी है। संजू भैया, प्रशांत झा,
थापा सोनी, संगीता मेहत्रस, मोहम्मद उमैर, नरेश राज भट्ट, विवेक कुमार, ओम प्रकाश जी, विभू प्रसाद मोहापात्रा, आप ज़रूर ओडिशा से होंगे आई गेस। अर्चना रोकाडे, आप मध्य प्रदेश से होंगी। बलोच खान बलूचिस्तान से हमें देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान की कहानी कभी मैं सुनाऊं। ठीक है दोस्त, रिसर्च करूंगा और सुनाने की कोशिश करूंगा। बलूचिस्तान से तो खैर इंडिया का एक खास रिलेशनशिप है जो बहुत ही दोस्ताना और गर्माहट भरा है। मिस्टर XD, नवाज अंसारी, स्वप्ना जेना, सहरू अंसारी, सचिन प्रजापति, अश्विनी शर्मा, चंद्रा किश्तवाल, इन्होंने लिखा सुप्रतिम जी आपको इतने दिनों बाद देखकर बहुत खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच। मिगमार ताशी, सनम 2020, यंगजोम, GK प्लस के नाम से भी कमेंट है, माई वे हाईवे, सूरज धुपकर, नीलम शुक्ला, सना नूर, अख्तर अली, सिद्धार्थ भाई, लॉस्ट स्ट्रीट, दिलीप कुमार प्रजापति, राजेश, दिनेश पांडे, किशन कुमार गुप्ता, खालिद, परूप शिष्टा, झारखंड वाले, इन्होंने पूछा है कि मैं जमशेदपुर में मेरा घर कहाँ है। तो मैं आपको बताऊं, जमशेदपुर में मेरा घर बारीडी में है, एक लोकेलिटी है। अगर आप जमशेदपुर के हैं या जमशेदपुर कभी गए हैं तो ज़रूर इस लोकेलिटी के बारे में जानते होंगे। तो बारीडी में मैं रहता हूँ, जमशेदपुर में, वहाँ मेरा घर है। इन दिनों तो खैर दिल्ली में ही रहता हूँ। राजू सिंह जी हैं और रणवीर सिंह, रविंद्र थापा, उस्मान ऑफिशियल, चंद्रिका चतुर्वेदी, विष्णु नायक, बिल्लू भाई, सुब्रता पाल, अनिल, समरग्राफी, मनीष कुमार, मैड्स चैटर्जी, इन्होंने बांग्ला में कमेंट लिखा है और महाअष्टमी की इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय PGL, दत्तात्रेय अवध के नाम से भी कमेंट है, अशोक कुमार, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू दत्तात्रेय जी। जितेंद्र यादव, धरनी रंजन गौर, शहबाज शेख, सैयद साबिर हसन, पूजा पंत, कविता गुप्ता, गुरप्रीत सिंह ढिल्लों, सादिक अंसारी, स्वप्नील चौधरी, कविता केलवानी, राजेश कुमार, सूरज दुबे, शहबाज शेख, आपका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा शहबाज, क्योंकि इन्होंने 2-3 बार अलग अलग वीडियोस में कमेंट किए और कमेंट करके ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट की कि एक बार उनका नाम मैं ज़रूर लूँ। तो मैं बिल्कुल लेना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं नाम जो भी अभी पढ़ रहा हूँ, जो कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वो रैंडम तरीके से पढ़ रहा हूँ, मतलब एक तरफ से पढ़ता जा रहा हूँ किसी को आइडेंटिफाई किए बगैर। लेकिन चूंकि आपने 2-3 बार ये लिखा था अलग अलग वीडियोज़ में कि आपका नाम लूँ, तो मैंने आपका नाम याद रखा था। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो नाम आए तो मैं एक बार फिर से पढ़ूँ। उधम सिंह लोधी, सिमरन, लाफ्टर क्लब वाले ने वाकई जो कमेंट किया है इस पर मुझे हंसी आ रही है। इन्होंने लिखा है, कहाँ मर गया था इतने दिन, क्या बात है। तो मरा नहीं था दोस्त, कुछ काम में बिजी था, लेकिन अब फिर से हाजिर हो गया हूँ। के संतोष रॉय, अमरचंद। तो फिलहाल इतना ही। मुझे लगता है कि बहुत सारे कमेंट्स हैं, ना तो सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ सकता हूं और ना ही यहाँ सारे लोगों के नाम ले सकता हूं, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर आपको कहना चाहता हूं कि ये जो कमेंट्स आप लिखते हैं इन्हें मैं पर्सनली पढ़ता ज़रूर हूँ। यहाँ आकर बेशक उनका जिक्र न कर पाऊँ क्योंकि इतने सारे नाम और कमेंट्स का जिक्र करना तो संभव नहीं है, फिर तो ये बड़ा बोरिंग हो जाएगा और आप लोग खुद ही शायद वीडियो छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो आज इतना ही। आप लोग इसी तरह कमेंट्स करते रहिए, अपनी राय भी देते रहिए और मैं उसको पढ़ने की, आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करूँगा। मुझे सजेस्ट भी कीजिए कैसे इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो फिलहाल मुझे और मेरे साथी सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। बहुत खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल भी रखिए। जय हिंद, जय भारत।